तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज हुई एक काफी बेहतरीन अमेरिकन हॉरर एक्सॉर्सिज्म मूवी को जिसका नाम है द रिचुअल। ये जो मूवी है वो फादर थियोफिलस के केस के ऊपर बेस्ड है और फादर जोसेफ के केस के ऊपर भी। 1928 में एमा श्मिट्स के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक डीमंस ने कब्जा कर लिया था। उसके ऊपर कुल मिलाकर 25 से 30 एक्सॉर्सिज्म करे गए थे और उसी के ऊपर बेस्ड ये हॉरर मूवी है। और अंत में मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और रियल स्टोरी के बारे में भी बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर पसंद आने वाली है। और दोस्तों मैंने रिसेंटली माँ फिल्म को एक्सप्लेन कर दिया है, इन केस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसको नए चैनल के ऊपर अपलोड करा है ताकि कॉपीराइट का इशू ना हो। तो अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को नहीं देखा है, जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा, क्योंकि वहां पर काफी बढ़िया कंटेंट आने वाला है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हमको ये बताया जाता है कि ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है और ये अमेरिका की सबसे डरावनी पोजेशन घटनाओं में से एक मानी जाती है। और इस घटना को फादर जोसेफ स्टाइगर द्वारा लिखा गया था। और एक बात और, ये घटना असल में 1928 की है, तो कहानी भी तब की ही होगी। इसके बाद हम मूवी के इंट्रो को देखते हैं जहां पर फादर जोसेफ थे जो कि एक पजेस्ड हुई लड़की से लड़ रहे होते हैं। ये पजेस्ड हुई लड़की दिखने में काफी ज्यादा ताकतवर थी और डरावनी थी। खैर अब इसके बाद हम 9 दिन पहले के सीन को देखते हैं जहां पर ये बताया जाता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। अब फादर जोसेफ चर्च के अंदर अपनी स्पीच दे रहे होते हैं। वो सभी लोगों को अपने भाई की मृत्यु के बारे में बताते हैं जो कि रिसेंटली हुई थी। दरअसल उनके भाई ने खुद को ही खत्म कर लिया और इस चीज से वो काफी परेशान थे। साथ ही साथ इन्हीं चीजों की वजह से फादर जोसेफ का फेथ कमजोर पड़ते जा रहा था। खैर यहाँ फादर जोसेफ को कई सारे लोग मानते थे। इसके बाद में सीन चेंज होता है जहां वो चर्च के अंदर एक सिस्टर से मिलते हैं जिसका नाम रोज है। अब फादर अपने कुछ काम करने लगते हैं कि तभी वहां पर बिशप आ जाते हैं और बिशप जोसेफ के लिए कुछ काम लेकर आए थे। बिशप यानी कि चर्च के जो हेड होते हैं वो। अब वो उसे एक लड़की के बारे में बताते हैं जिसका नाम है एमा श्मिट। दरअसल एमा को ढेर सारी मेंटल प्रॉब्लम्स थी। उसका कई सारे डॉक्टर्स ने इलाज किया लेकिन सभी असफल रहे। अब यहाँ उसे एक्सॉर्सिज्म की सख्त जरूरत थी और यही बात बिशप जोसेफ को बता रहे थे। जोसेफ ये पूछता है कि क्या उसे ये एक्सॉर्सिज्म करना होगा, जिस पर बिशप मना करते हैं। जोसेफ को तो खाली यहाँ पर किसी का साथ देना था और असली एक्सॉर्सिज्म करने वाले थे फादर थियोफिलस जो कि एक एक्सॉर्सिस्ट होते हैं। जोसेफ ये कहता है कि शायद इस लड़की को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए, लेकिन बिशप जानते थे कि कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता क्योंकि ये चीज साइंस के परे है। उसके अंदर एक डीमन का वास था। अब बिशप जोसेफ को बताते हैं कि उस लड़की का एड्रेस इसी फाइल में है जो कि बिशप ने उसे दी है। और जिसके बाद में बिशप वहां से चले जाते हैं और वो ये काम करने वाला था। और अब बस बिशप यही चाहते थे कि वो इस काम को करे और इतना कहकर वो वहां से चले गए। बेसिकली ये एक ऑर्डर था। अब थोड़ा सोचने के बाद में फादर जोसेफ मान गया था और उसने एमा की फाइल को देखा और फिर उसे चर्च में लाने का इंतजाम करा। जिसके बाद उसे चर्च लाया गया जहां पर एमा की आंखों पर पवित्र पट्टी बांधी गई। इसके बाद जोसेफ जो होता है वो फादर थियोफिलस से मिलने जाता है जो कि चर्च में ही बैठे हुए थे। अब जोसेफ को यहाँ आने में थोड़ी देरी हो गई थी और इसलिए वो थियोफिलस से माफी मांगता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि फादर थियोफिलस अभी स्टेशन पर होंगे। अब यहाँ थियोफिलस ये कहने लगता है कि जो डीमन एमा के अंदर है वो उनकी चाल को नाकामयाब करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन उन्हें उससे बचना होगा, अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। खैर अब ये लोग मदर सुपीरियर के पास में जाते हैं जो कि एमा की ही फाइल को देख रही थी। मदर सुपीरियर और ये लोग एमा के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसी बीच वहां पर रोज आ जाती है जो कि घबराई हुई थी। वो ये बताती है कि एमा खाना नहीं खा रही है और तो और सबसे बड़ी बात कि वो बिल्लियों की तरह हिसिंग आवाज कर रही है। और ये सुनकर फादर जोसेफ थोड़ा सा घबरा जाते हैं क्योंकि रोज उसके काफी करीब थी। अब फादर थियोफिलस ये कहने लगते हैं कि क्या उसने खाने को पहले ब्लेस किया था। तब यहाँ धीरे से फादर जोसेफ ये कहता है कि उसे ये करने की जरूरत नहीं है और वो जाएगा एमा से बात करने के लिए, मिलने के लिए। जिसके बाद में वो एमा से मिलने जाता है और एमा सहमी सी बैठी हुई थी। वो फादर जोसेफ से अच्छे से बात भी करती है और यहाँ पर जोसेफ को एमा के कुछ लेटर्स मिलते हैं जिसके बारे में एमा बताती है कि उसने ये लेटर्स अपनी माँ के लिए लिखे थे, लेकिन अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है और वो उन लेटर्स को अपनी माँ की ग्रेव के ऊपर रखना चाहती है। यहाँ पर एमा को देखकर फादर जोसेफ को इतना कुछ नहीं लगता कि एमा को एक्सॉर्सिज्म की जरूरत है, बल्कि उसे ऐसा लगता है कि उसकी कंडीशन एक साइकोलॉजिकल कंडीशन थी। जिसके बाद वो वहां से चले जाता है।
और फिर वहाँ पर फादर थियोफिलस के पास आकर बताता है कि एमा को साइकोलॉजिकल दिक्कत है और उसे एग्जॉर्सिज्म की जरूरत नहीं है। लेकिन फादर थियोफिलस ये बताता है कि नहीं, उसकी दिक्कत साइकोलॉजिकल नहीं है, उससे कई ज्यादा बढ़कर है। लेकिन जोसेफ ये कहने लगता है कि उसके एक बचपन का फ्रेंड है जो कि अब डॉक्टर बन चुका है और एक बार एमा को उससे चेकअप करवाना चाहिए, जिसके चलते उसे शांति मिलेगी। ये सुनकर थियोफिलस कहता है कि अगर वो यही चाहता है तो वो ये कर सकता है और उसके मन की शांति के लिए ऐसा करना गलत नहीं होगा, क्योंकि उसका फेथ एग्जॉर्सिज्म में पक्का होना चाहिए। लेकिन होता यह है कि ऐसा कुछ नहीं होता और सीन अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर मदर सुपीरियर और दूसरी सिस्टर सभी साथ में थे, जहाँ पर आज वो पहला रिचुअल एमा के ऊपर परफॉर्म करने वाले थे। और ये जो एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया होती है ना, वो एक बार की नहीं होती। यहाँ पर कई सारे एग्जॉर्सिज्म लग सकते हैं एक डीमन को हटाने के लिए। खैर, अब यहाँ फादर जोसेफ का काम था कि डीमन जो भी बोले उसे वो नोट करना था, चाहे वो लैटिन भाषा हो या फिर कोई और यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो भी उसको नोट करना पड़ेगा। अब इसके बाद पहला रिचुअल शुरू होता है, जहाँ पर रिचुअल के दौरान डीमन को तकलीफ हो रही थी, लेकिन रिचुअल के बीच में ही एमा अपनी गर्दन को मोड़ देती है, जिससे कि वो बेहोश हो गई थी और इसलिए उन लोगों को रिचुअल रोकना पड़ता है। और ये देखकर फादर जोसेफ कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा था और उसके अंदर अभी भी एक चीज चल रही थी कि एमा को उन्हें डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। जोसेफ के मन में इतना डाउट इसलिए था क्योंकि आज से पहले वो किसी भी तरह के एग्जॉर्सिज्म में इन्वॉल्व नहीं हुआ था। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि फादर जोसेफ जो होता है वो बाहर आया हुआ था, जहाँ पर वो फादर थियोफिलस को एमा से बात करते हुए देखता है। अब रात में ये लोग दोबारा रिचुअल शुरू करने लगते हैं, जहाँ पर सिस्टर्स फादर थियोफिलस के साथ काम कर रही थी, प्रेयर्स और चैंट कर रही थी। लेकिन इसी बीच एमा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो फादर थियोफिलस को घूरने लगती है, लेकिन थियोफिलस अभी भी एग्जॉर्सिज्म पर ही काम कर रहा था। तो उसके बाद दूसरा नंबर आता है फादर जोसेफ का, जिसको एमा पकड़ लेती है और वो उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वो उसके हाथ को लिक कर रही थी और यहाँ फादर जोसेफ अब खुद को आजाद करता है। और तीसरा शिकार यहाँ पर एमा सिस्टर रोज को बनाती है, क्योंकि वो काफी कमजोर थी। वो उसके बालों के बल उसे पकड़ लेती है, उसे उठा देती है, जिससे होता यह है कि जो फोर्स इतनी ज्यादा थी कि इसके चलते रोज के सर के कुछ बाल जो होते हैं वो उसके स्कैल्प से बाहर आ गए थे। अब ये सब होने के बाद में ये लोग दोबारा से ये एग्जॉर्सिज्म रोक देते हैं, लेकिन इस बार फादर जोसेफ को ये चीज पसंद नहीं आई थी, क्योंकि बात यहाँ पर रोज की आ गई थी। इसलिए वो रात को फादर थियोफिलस के पास जाता है, उससे ये कहता है कि अब वो इसमें किसी और को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इससे लोगों को चोट पहुंच सकती है। लेकिन थियोफिलस समझदार था, वो समझ गया था कि मैटर क्या है। वो ये कहता है कि अगर यहाँ पर सिस्टर रोज नहीं आ सकती तो उसकी जगह उन्हें किसी और को लाना होगा। उसकी बातें सुनकर फादर जोसेफ वहां से चला जाता है। अब अगले दिन फादर जोसेफ सिस्टर रोज से मिलने जाता है, जहां पर रोज ये बताती है कि अब वो थोड़ा सा ठीक है और डॉक्टर ने उसको एक सॉफ्ट बैंडेज लगाई है। अब तभी सिस्टर फादर के सामने ये कहने लगती है कि जब ये सब कुछ हुआ था तब उसको पता था कि एमा उसके बस में नहीं है, वो डीमन के बस में है। लेकिन इसके बावजूद उसे एमा के ऊपर काफी गुस्सा आया, जो कि आना नहीं चाहिए था। और तो और उसके मन में एक ख्याल आया कि शायद गॉड एमा को पनिश कर रहे हैं, या फिर एमा के जरिए गॉड रोज को पनिश कर रहे थे। रोज ने कभी भी इतनी ज्यादा कड़वाहट किसी के लिए महसूस नहीं करी थी और इससे वो काफी ज्यादा शर्मिंदा भी होती है, जिस पर फादर जोसेफ ये कहने लगता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सब उनके लिए काफी नया है और वो के लिए शायद ठीक से तैयार भी नहीं थे, तो ये सब भूल जाओ। अब यहाँ जोसेफ सिस्टर रोज के लिए प्रेयर पढ़ता है और वहां से चला जाता है। अब सीन जो होता है वो तीसरे रिचुअल पर तीसरे दिन पर आता है, जहाँ पर रोज के बदले एक नई सिस्टर आ गई थी, लेकिन वो एमा को देखते ही डर जाती है। तब उसकी साथी सिस्टर यानी कि नन उसको हिम्मत देती है। खैर, यहाँ पर फादर ने एमा को बेड से बांध दिया था ताकि अब वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा पाए। खैर, अब इसके बाद फादर थियोफिलस अपनी प्रेयर स्टार्ट करता है, मतलब कि अपने एग्जॉर्सिज्म को। जिसके बाद उसके अंदर के डीमन को तकलीफ हो रही थी, वो उल्टी करने लगता है और अचानक एमा की बॉडी वाइब्रेट होने लगी थी, जहाँ पर दोनों सिस्टर्स उसको संभालती है। यहाँ पर एमा की आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थी और एमा अपनी गर्दन घुमा देती है और एकदम शांत हो जाती है कि तभी चेयर्स अपने आप हिलने लगी थी और यहाँ एमा के अंदर का डीमन ये कहता है कि वो सभी पापी हैं, सिनर्स हैं और अपने सिंस को छुपा रहे हैं और यहाँ उन्हें ये एग्जॉर्सिज्म रोकना पड़ता है। जिसके बाद फादर थियोफिलस अकेला बैठा हुआ था, जहाँ पर फादर जोसेफ आता है और अपने सवालों के जवाब मांगता है कि आखिर हुआ क्या था, वो ये सब क्या कह रही थी। जिस पर फादर थियोफिलस उसको कहता है कि वो एमा नहीं, उसके अंदर का शैतान था। और यहाँ थियोफिलस ज्यादा बात नहीं करता और वहां से निकल जाता है। अब रात में जब जोसेफ सो रहा होता है तब उसे कुछ आवाज आती है, जिस वजह से वो उठ जाता है। और अगले दिन भी जोसेफ को बार बार एमा की ही झलक दिखाई दे रही थी और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने ऐसा कभी पहले कुछ देखा ही नहीं था। अब इसके बाद सीन आता है चौथे रिचुअल पर, जहाँ पर ये लोग रिचुअल को फिर से शुरू करते हैं।
अब यहाँ सिस्टर जो होती है वो अपने हाथों में एक चैपलेट को रख लेती है, यानी कि रोजरी बीट्स वाला जो नेकलेस होता है ना उसको, ताकि वो प्रेयर्स करती रहे क्योंकि वो काफी डरी हुई थी। जिसके बाद में फादर थियोफिलस अपना एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं। अब अचानक से एमा उल्टी करने लगती है और तब फादर बकेट मंगवाता है। यहाँ फादर इस डीमन से उसका नाम पूछने लगता है, लेकिन वो डीमन कहता है कि पहले चैपलेट को वो नीचे रखे, लेकिन फादर थियोफिलस कहता है कि यहाँ पर कोई चैपलेट नहीं है। तब सिस्टर के पास से चैपलेट निकलता है जिसे फादर नीचे रखवा देता है और फिर डीमन से उसका नाम पूछता है, लेकिन डीमन फादर जोसेफ को मैनिपुलेट करने लगा था और फिर वो उसके दुख को और ज्यादा बढ़ाने लगा। लेकिन जो डीमन होता है वो अब फादर जोसेफ को मैनिपुलेट करता है। फिर वो उसके दुख को और ज्यादा कुरेदने के लिए, बढ़ाने के लिए कहता है कि जोसेफ का जो भाई है वो अभी भी लटक रहा है क्या। तभी फादर थियोफिलस उससे उसका नाम पूछने लगा और यहाँ पर वो डीमन जर्मन में बात कर रहा था या फिर शायद से लैटिन में। और तभी अचानक से एमा उल्टी करने लगती है और उसकी उल्टी के अंदर एक मीट का टुकड़ा निकला था। अब अपने मृत भाई की बात सुनकर फादर जोसेफ परेशान हो चुका था और वो वहाँ से दूसरे कमरे में आ गया। जिसके बाद अगले दिन जोसेफ जो होता है वो अपने भाई की चीजों को देख रहा होता है, जिसमें सेंट माइकल का लॉकेट था। सेंट माइकल बाइबल के अंदर एक पावरफुल एंजल है जो कि गॉड की आर्मी के लीडर भी हैं। खैर अब यहाँ से जोसेफ को अपने भाई और उसकी तस्वीर मिलती है जो कि बचपन की तस्वीर थी। अब इसके बाद वो एमा से मिलने जाता है खाना देने के लिए। वहाँ पर उसे एक नोट मिलता है जो कि एमा ने लिखा था, जिसके अंदर ये लिखा था कि अगर वो उसे उसके हवाले कर दे तो वो उसे क्या देगा, और ये लाइन जूडस से रिलेटेड थी। और अगर आप जूडस को नहीं जानते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जूडस जो था वो असल में जीसस क्राइस्ट के शिष्यों में से एक था, लेकिन उसने 30 सिल्वर कॉइन्स के बदले जीसस क्राइस्ट को धोखा दिया। खैर अब इस नोट को जोसेफ जो होता है वो सिस्टर रोज को दिखाता है और यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि जूडस एमा के अंदर है। बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर ये जो अपना दिमाग लगा रहे थे वो सच था। खैर इसके बाद सीन बदलता है जहाँ पर वो लोग एमा पर 5वां रिचुअल शुरू करते हैं। रिचुअल शुरू करने से पहले जब एमा को चेक करा जाता है तब उसकी बॉडी पर ढेर सारे ब्लड स्पॉट्स थे जो कि बिल्कुल अनएक्सप्लेन्ड होते हैं। मे बी डीमन ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करी थी। लेकिन तभी फादर थियोफिलस एमा को बांधने लगते हैं, लेकिन जोसेफ ये कहता है कि वो लोग एमा की कंडीशन को और खराब बनाते जा रहे हैं। क्या वो रुक नहीं सकते? उसका दोस्त 1-2 दिन में वापस आ जाएगा और शायद उसे डॉक्टर की ही जरूरत हो। लेकिन थियोफिलस कहता है कि अगर वो रुके तो शायद लड़की बचे ही ना। और इसके बाद वो रिचुअल शुरू कर देते हैं। रिचुअल के दौरान एमा उठती है और उन लोगों को घूरने लगती है, लेकिन यहाँ फादर थियोफिलस नहीं रुकते। तब एमा लैटिन भाषा में कुछ कहने लगती है। तब थियोफिलस उसकी बातों को जवाब देता है। अब यहाँ एमा जो होती है वो बिल्कुल बेकाबू होती जा रही थी और बेड को वो तोड़ भी देती है। सिस्टर्स उसको संभाल रही होती हैं, लेकिन एक सिस्टर के हाथों को एमा अपने नीचे क्रश कर देती है। ये देखकर जोसेफ रिचुअल रुकवा देता है और सबको बाहर भेजता है। इसके बाद वो थियोफिलस से आर्ग्यू करने लगता है कि ये सब उन्हें रोकना होगा, क्योंकि उसे लगता है कि एमा को साइकियाट्रिस्ट या फिर डॉक्टर की सख्त जरूरत है। तब थियोफिलस कहता है कि ये सब वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसका फेथ कमजोर पड़ चुका है। लेकिन यहाँ पर फादर जोसेफ अपनी बातों पर अड़ चुका था और तब जाकर थियोफिलस उसको समझाता है और एक बात बताता है। दरअसल थियोफिलस को पहले भी बुलाया गया था एमा की मदर के द्वारा जब एमा जवान थी, और उसकी माँ ने उसे तब बुलाया था जब थियोफिलस नया नया एग्जॉर्सिस्ट बना और उसके पास ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी, ना ही एक्सपीरियंस था। लेकिन उसे पता था कि वो पजेस्ड है, यानी कि एमा पोजेशन में थी। लेकिन उन्हें उसे अकेला छोड़ना पड़ा क्योंकि उस समय थियोफिलस को ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। जिसके बाद में एमा को डॉक्टर के हवाले ही कर दिया गया था। एमा थियोफिलस को लेटर लिखती थी कि अब वो रिकवर कर रही है और ये काफी अच्छी बात थी, लेकिन वो डीमंस उसके अंदर ही थे और वो सही समय का इंतजार कर रहे थे, ताकतवर हो रहे थे। और जब एमा ने अपना स्कूल वगैरह खत्म किया तब उसकी माँ खत्म हो गई और यही उन डीमंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। और उसके बाद उन्होंने उसकी बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा करना शुरू कर दिया क्योंकि वो अंदर से कमजोर हो गई थी, टूट गई थी। और ये डीमंस इसी बात का फायदा उठाते हैं। जोसेफ पूछता है कि उन्होंने एमा को क्यों चुना, जिस पर फादर बताता है कि एमा एक सेंसिटिव लड़की है और ऐसे में डीमंस के लिए किसी के ऊपर काबू करना इजी हो जाता है। अब फादर थियोफिलस कहता है कि उन्हें किसी भी हाल में रिचुअल को जारी रखना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद एमा बचेगी नहीं। अब सीन अगले दिन पर आता है जहां पर फादर जोसेफ एमा के बारे में और जानने की कोशिश कर रहा था। उसे पता चलता है कि एमा की माँ की बहन मीना और उसके पिता जेकब विचक्राफ्ट करते थे और उन्होंने कई बार एमा को शापित खाना भी दिया था। और उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मीना और एमा के पिता जेकब का अफेयर था और ये सब रूमर्स थे, कितने सच थे किसी को भी नहीं पता। खैर इसी बीच सिस्टर सैरा जो होती है वो वहां पर आती है, जो कि फादर को एमा के कमरे में ले जाती है जहां पर वो नेकेड होती है और उसने खुद को काफी जख्मी कर दिया था। तभी फादर थियोफिलस वहां
वहां पर आकर एमा को कपड़े से ढकते हैं। खैर अब इसके बाद में सीन बदलता है जहां पर मदर सुपीरियर इन सब चीजों से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि एमा की वजह से सारी सिस्टर्स ट्रॉमा में हैं और तो और वो काफी वायलेंट भी हो चुकी थी। मदर सुपीरियर थियोफिलस को 1 हफ्ते का वक्त देती है और साथ ही साथ अब ये लोग एमा को एक सेलर के अंदर रखने लगते हैं, क्योंकि एक कमरे के अंदर सबके बीच रखना एमा को खतरे से खाली नहीं था। खैर अब सीन बदलता है जहां पर फाइनली जोसेफ का दोस्त जो कि डॉक्टर था वो वहां पर आकर एमा को चेक करता है। वो ये बताता है कि एमा खाली भूखमरी का शिकार है और उसे पानी की जरूरत है, डिहाइड्रेटेड है और उसको आराम करने की सख्त जरूरत थी। दूसरी ओर हम रोज को देखते हैं जो कि गुस्से से पागल होती जा रही थी और ये सब चीजें डीमन ही उससे करवा रहा था और वो उसके गुस्से की भावना को जगा रहा होता है और वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि उनका फेथ कमजोर पड़ जाए और वो रिचुअल में सक्सेसफुल ना हो। अब इसके बाद हम फादर जोसेफ को देखते हैं जो कि चर्च में प्रेयर कर रहा था कि तभी उसे एमा बार बार दिखाई दे रही थी। डीमन उसके दिमाग के साथ खेल रहा था। तभी वहां पर बिशप मिलने आते हैं और उससे एमा की कंडीशन पूछते हैं। जोसेफ बताता है कि एमा की कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं है। अब तब बिशप उसको ये कहता है कि वो एक पैरिश फादर है और उसे हिम्मत रखनी चाहिए। खैर इसके बाद फादर जोसेफ को चर्च के अंदर दिखाया जाता है जहां पर उनसे मिलने सिस्टर रोज आती है और वो ये बताती है कि जिसका हाथ एमा ने क्रश कर दिया था उसे आराम की जरूरत है और इसलिए उसकी जगह वो आएगी। अब सीन आता है छठे रिचुअल पर जहां पर रिचुअल शुरू हो जाता है, लेकिन रिचुअल करने के दौरान डीमन दोबारा जोसेफ को उसके भाई की मौत के लिए चिढ़ाने लगता है, जिसको देखकर फादर जोसेफ का दिमाग खराब हो गया था और इसलिए वो वहां से चला जाता है। इसके बाद एमा बेहोश हो जाती है, लेकिन असल में वो डीमन की चाल थी। यहाँ पर एमा खुद को आजाद करके दीवार पर चढ़ जाती है, लेकिन फादर थियोफिलस उसको शांत करता है। अब सीन बदलता है जहाँ मदर सुपीरियर प्रे कर रही थी कि तभी उसे कुछ आवाज आती है, यानी कि अब चर्च के अंदर भी डरावनी घटनाएं घटनी शुरू हो गई थी। अब दूसरी ओर हम थियोफिलस को देखते हैं जहाँ पर फादर के रूम में एक डिमोनिक फिगर आती है जो कि लैटिन में उससे बात कर रही थी। और यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि असल में ये डीमन फादर थियोफिलस की हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि सिस्टर रोज पजेस्ड हो गई थी, जहाँ पर सिस्टर रोज पोजेशन की हालत में शीशे में खुद को घूर रही थी और इससे मिरर टूट जाता है, लेकिन तभी उसकी साथी सिस्टर उसे रोकती है और तब जाकर रोज होश में आई। इसके बाद में जोसेफ जो कि अपने भाई के बारे में ही सोच रहा था, उसे एमा अपने रूम में दिखने लगती है और इससे जोसेफ काफी डर गया था। तभी उसे उसके हाथों में एक सेंसेशन फील होती है और ये वही हाथ था जिसे एमा ने चाटा था। और यहाँ पर जोसेफ के हाथों में ऐसा लग रहा था कि जैसे स्किन के अंदर पानी बह रहा हो और इससे जोसेफ को काफी दिक्कत होती है और इसी के चलते वो अपना हाथ काटने की कोशिश करता है और ये सब डीमन कर रहा होता है, क्योंकि डीमन उन सभी का फेथ कमजोर कर रहा था। अब अगले दिन जोसेफ थियोफिलस से मिलने जाता है जहाँ पर वो उसको सारी बात बताता है। वो बोलता है कि किस तरह से एमा उसको हॉन्ट कर रही है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि एमा को उसके भाई के बारे में कैसे पता। तो जोसेफ जो होता है वो थियोफिलस को अपने भाई के बारे में बताता है जिसने खुद को खत्म कर लिया था और उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो दर्द में था, लेकिन इस बारे में उसने कभी किसी से बात नहीं करी और जब तक इसके बारे में पता चला तब तक काफी देर हो गई थी, उसने खुद को खत्म कर लिया। अब यहाँ थियोफिलस उसको समझाता है कि डीमन का काम तो यही होता है, फेथ को कमजोर करना, और वो उस चीज को ट्रिगर करते हैं जिस वजह से इंसान दर्द में आता है और यहाँ पर डीमन यही उनके साथ कर रहा था। फादर थियोफिलस बताता है कि उन्हें उनका फेथ मजबूत रखना होगा, तभी वो डीमन से लड़ पाएंगे, नहीं तो वो फेल हो सकते हैं। दरअसल फादर थियोफिलस ने भी अपनी सिस्टर को खोया था और उसका दर्द उसके ऊपर कई सालों तक रहा था, लेकिन उसने इस चीज से मूव ऑन कर लिया है। लेकिन जोसेफ कहता है कि वो ये सब कैसे करेगा। तब फादर थियोफिलस उसको समझाते हैं कि सिस्टर्स, नन्स, मदर सुपीरियर और वो एक वॉरियर्स की तरह हैं, क्योंकि कोई भी एमा का केस लेने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन मदर सुपीरियर ने इसको लिया और फादर जोसेफ ने भी साथ दिया, वो भी बिल्कुल एक वॉरियर की तरह, बिल्कुल सेंट माइकल की तरह। सेंट माइकल से फादर जोसेफ को याद आता है कि उसे उसके भाई के पास सेंट माइकल का ही लॉकेट मिला था और यहाँ जोसेफ में थोड़ी बहुत अब हिम्मत आती है क्योंकि उसके भाई का नाम भी माइकल ही था। जिसके बाद हम एमा को देखते हैं जो कि पानी पीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डीमन उसे पानी पीने नहीं देता। जिसके बाद थियोफिलस उसे बाहर लेकर जाता है जहां पर वो थियोफिलस को अपनी माँ के लिए लिखे हुए लेटर्स देती है ताकि वो उसकी माँ की ग्रेव पर उनको रख सके, लेकिन थियोफिलस कहता है कि ये काम वो खुद करेगी और यहाँ पर वो उसको हिम्मत देता है कि उसे बचना होगा, जिंदा रहना होगा, लेकिन एमा के जोर डालने पर वो उन लेटर्स को रख लेता है। अब इसके बाद शुरू होता है एक और रिचुअल के दौरान एमा बेकाबू हो रही थी और यहाँ पर हमको पता चलता है कि एमा के अंदर मल्टीपल डीमंस थे, यानी कि एक डीमन का वास नहीं था। अब तभी इन सभी नन्स में से हम सिस्टर कमीलिया नाम की एक नन को देखते हैं, सिस्टर को देखते हैं, जो कि एक स्पेनिश सिस्टर होती है। डीमन कमीलिया को मैनिपुलेट करने लगता है, लेकिन उसका फेथ काफी स्ट्रांग था, इसलिए वो मैनिपुलेट नहीं होती, लेकिन डीमन कमीलिया को बिस्तर से दबा देता है और तभी वहां पर मदर सुपीरियर आ जाती है, जहां पर डीमन उसके ऊपर भी वही मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजी ट्राई करता है, लेकिन मदर सुपीरियर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जिसके बाद सभी लोग बाहर बैठ जाते हैं, लेकिन इसी बीच एमा वहां से भाग जाती है।
सिस्टर ये बात सभी को बताती है, जिसके बाद सभी लोग उसको ढूंढ रहे थे। वो उसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर थियोफिलस के सामने वही डीमन दोबारा आया था। दूसरी ओर रोज और बाकी सिस्टर उसको ढूंढ रही थी और यहाँ फादर जोसेफ को एमा मिल जाती है, जो कि बेहोश हो चुकी थी। वो जल्दी से फादर थियोफिलस को बुलवाता है। जब वहाँ पर फादर आते हैं, लेकिन तभी एमा की सांसें बंद हो गई थी और इससे सभी लोग सहम गए। अब तभी फादर थियोफिलस एमा की बैक पर थपथपाने लगता है, जिसके बाद उसके मुंह से कुछ सब्सटेंस निकलता है, जिसके बाद एमा होश में आ गई थी, लेकिन डीमन अभी भी उसके ऊपर हावी था। अब एमा कंट्रोल से बाहर हो रही थी और तब जाकर फादर थियोफिलस एग्जॉर्सिज्म फिर से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर थियोफिलस जो होता है वो डीमंस का नाम तो लेता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि एमा के अंदर 2 स्पिरिट्स भी मौजूद थी, जो कि मीना और उसके पिता जेकब की थी। साथ ही साथ उसके अंदर जूडस, अस्मोडियस, सेटन, लिवाइथन और बेल्ज़ेबुब भी थे और यही सारी चीजें उसके अंदर थी, जो कि बहुत ही शॉकिंग था। लेकिन यहाँ पर एग्जॉर्सिज्म फेल हो जाता है क्योंकि डीमन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे, इतना कि वो पूरे कॉन्वेंट को हिलाकर रख रहे थे। यहाँ तक कि कॉन्वेंट की दीवारें भी क्रैक हो गई थी। तब फादर जोसेफ बाइबल को उठाते हैं, जिसमें सेंट माइकल का पेज खुला हुआ था और ये गॉड का ही एक इशारा था। जिसके बाद जोसेफ सेंट माइकल के नाम पर एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है और इसके बाद डीमन काफी तड़पने लगा था। देखते ही देखते सब कुछ शांत हो जाता है और डीमंस एमा की बॉडी को छोड़कर चले जाते हैं। ये देखकर थियोफिलस खुशी के मारे रोने लगता है, क्योंकि ये उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। अब यहाँ पर हमको बताया जाता है कि एमा श्मिड्स रियल में थी, जहाँ पर बहुत से लोग ये मानते थे कि एमा की कंडीशन साइकोलॉजिकल और मेडिकल है, लेकिन काफी लोग मानते थे कि वाकई में एमा के अंदर कई सारे डीमंस थे, सेटन खुद था। लेकिन ये सब होने के बाद एमा ने अपनी जिंदगी पीसफुली जी। अब आगे फादर जोसेफ और थियोफिलस ने अपने इस काम को चालू रखा, यानी कि अपने मरते दम तक, और मरते दम तक उनका फेथ बिल्कुल जिंदा था, अडिग रहा था। और आगे थियोफिलस टाइम मैगजीन के अंदर भी आया था और जोसेफ के नोट से कई सारे आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्री भी लिखी गई थी। और बूम, इसी के साथ में ये खतरनाक रिचुअल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द रिचुअल फिल्म की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब बात करते हैं इसकी सच्ची घटना के बारे में। तो ये जो मूवी है वो रियल एग्जॉर्सिज्म केस के ऊपर बेस्ड है, जो कि 1928 में अमेरिका के आयोवा टाउन के एक कॉन्वेंट में हुआ था, जहाँ एक लड़की जिसका नाम एमा श्मिड्स है, जिसे कुछ जगह पर एना एक्लैंड भी बोला जाता है, वो पजेस हो गई थी, जिसके बाद में चर्च ने ऑफिशियली उसका एग्जॉर्सिज्म करवाया। एमा पर उसकी मासी मीना ने जादू टोना किया था, जो कि खुद एक विच मानी जाती थी, और उसके पिता जेकब पर भी सेक्सुअल अब्यूज का इल्जाम लगा था। अब हो सकता है कि जो उसकी मासी मीना थी, शायद से उसने जेकब के ऊपर भी काला जादू किया हो, जिसके चलते उसने ये सब कर दिया, जिसकी वजह से एमा स्पिरिचुअली और मेंटली टूट गई थी। अब इस एग्जॉर्सिज्म को लीड किया था फादर थियोफिलस ने, जिसके अंदर एमा ने अलग अलग डेमोनिक आवाजों में बात करी और उसने लेविटेट भी किया था, अननोन भाषाएं बोली थी, और उसके अंदर सेटन, बेल्ज़ेबुब, जूडस, उसकी मासी और पिता जेकब जैसी स्पिरिट्स की प्रेजेंस भी महसूस हुई थी। ये पूरा रिचुअल 23 दिन तक चला था और फाइनली एक इंटेंस बैटल के बाद वो डीमंस निकाल दिए गए, एग्जॉर्साइज कर दिए गए, जिसके बाद एमा रिकवर कर गई थी, लेकिन उसका जख्म और हॉन्टेड मेमोरीज कभी भी पूरी तरह मिट नहीं पाई, लेकिन फिर भी उसने एक पीसफुल जिंदगी जी थी। अब देखो, कई लोग मानते हैं कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर था, कई लोग मानते हैं कि उसके अंदर वाकई में ये स्पिरिट्स और डीमंस थे। अब देखो, जो इन चीजों पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने इन चीजों को देखा है या फिर जिनके साथ घटी हैं या फिर जिनके परिजनों के साथ ऐसा हुआ है, वो तो इस चीज में विश्वास रखते हैं। लेकिन जिन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा, ना ही सुना, तो वो तो यही सोचते हैं कि ये इंसानी दिमाग की ही उपज होती है और हमारा दिमाग जो होता है ना, वो काफी ज्यादा गिफ्टेड है, प्रेशियस है। तो यहाँ पर क्या कब हो जाए कुछ भी पता नहीं चलता। हालांकि आई डू बिलीव कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि सोच कर देखो, ये जो शरीर है वो ऐसे ही काम नहीं करता। यहाँ पर कुछ तो अंदर ऐसी एनर्जी है। अब आप उसको एनर्जी मानो, स्पिरिट मानो, गोस्ट मानो या फिर डीमन मानो, वो आपकी मर्जी है। अब सपोज करो कोई व्यक्ति है, उसकी स्पिरिट किसी को महसूस होती है, लेकिन वो स्पिरिट अगर इविल होगी तो उसके लिए वो तो डीमन ही हो गया। और इस सच्ची कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आखिरी एग्जॉर्सिज्म एमा का हुआ था तो उस वक्त वो 64 साल की थी और ये एग्जॉर्सिज्म किसी और ने नहीं बल्कि फादर थियोफिलस ने ही किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये फिल्म अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखो, यहाँ पर एमा श्मिड्स के नाम से बहुत सारी मूवीज आ रखी हैं, जैसे कि एग्जॉर्सिज्म ऑफ एना एक्लैंड और इस तरह की और भी फिल्म हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उनको भी एक्सप्लेन करूं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उनको जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। सच्ची घटना पर आधारित थी तो पसंद तो आनी ही है।
बाकी आप लोग बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और क्या आप लोग भूत, प्रेत, स्पिरिट्स और डीमंस में विश्वास रखते हो? अगर रखते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है तो भी बता दीजिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और रिसेंटली मैंने माँ फिल्म को एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि गोस्ट सीरीज 2.0 चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है। इनकेस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए और वहां पर जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। कॉपीराइट इश्यूज की वजह से मुझे इस नए चैनल को बनाना पड़ा है, तो जो कोई भी मूवी काफी रिस्की होती है मैं उसको वहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ ही साथ वहां पर और भी अलग अलग टाइप की मूवीज और जॉनरास की फिल्म और सीरीज एक्सप्लेनेशन आती रहेगी, जो कि मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता। तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए